जापान के सम्राट के विषय में हमने पूर्व व्याख्यान में ये समझा कि किस तरह जापान का सम्राट एक नाम मात्र की कार्यपालिका की भूमिका में कार्य करता है। हालांकि संविधान द्वारा उसे समस्त प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में सम्राट उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। व्यवहारिक पक्ष के रूप में यदि हम सम्राट की शक्तियों का अध्ययन करें तो सबसे पहली बात ये स्पष्ट होती है कि जापान की संसद यानी डाइट जो है वो जापान के उत्तराधिकारी का निर्धारण वंश परंपरागत आधार पर सुनिश्चित करती है। तो एक प्रकार से जापान उत्तराधिकारी का डाइट द्वारा वंश परंपरागत आधार पर सुनिश्चय किया जाना इस बात का प्रतीक है कि जापानी सम्राट अपनी मनमानी या अपनी निरंकुश नीतियां या स्वेच्छाचारिता का प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जापान के राज परिवार के खर्च पर, राज परिवार द्वारा किए जाने वाले व्यय पर और जो संपत्ति है उस पर भी डाइट का नियंत्रण होता है। यानी जन प्रतिनिधियों से युक्त एक समिति के रूप में, एक निकाय के रूप में डाइट संवैधानिक दृष्टि से जापान के सम्राट के और उसके परिवार, राज परिवार द्वारा किए जाने वाले व्यय, खर्च और संपत्ति पर अपना नियंत्रण कानून बना के स्थापित कर सकती है। संवैधानिक दृष्टि से अब सम्राट ना तो संविधान का स्रोत है और ना ही वो संविधान से ऊपर है, अपितु वह संविधान के अधीन है और इसीलिए संवैधानिक स्तर पर जापान का सम्राट दैवीय शक्ति के जिस प्रभाव से महिमा मंडित था उसका अब खंडन हो गया है। उसके दैवीय स्वरूप का, उसकी दैवीय शक्ति का संवैधानिक रूप में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि जापान के सम्राट पद का एक प्रकार से मानवीयकरण हो गया है। जो ईश्वरीय अवतरण की एक धारणा और प्रभाव जापान के सम्राट के साथ जुड़ा हुआ था उसका अब खंडन हो गया है। अब संवैधानिक रूप में जापान के सम्राट पद का मानवीकरण किया गया है और उसे एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में, जापान के एक सर्वोच्च प्रधान के रूप में विशेष प्रकार का सम्मान और विशेष स्तर प्रदान किया जाता है। जापान के सामाजिक जीवन में सम्राट अभी भी बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रभावशाली है। अगाध श्रद्धा, निष्ठा जापान की जनता जो है वो जापान के सम्राट के साथ रखती है। तो सामाजिक राजनीतिक रूप में, संवैधानिक रूप में जापान के सम्राट की स्थिति जो है वो मानवीयकरण से युक्त है। अब उसमें दैवीय प्रभाव का कानूनी और संवैधानिक रूप में किसी प्रकार का उल्लेख न होने के बावजूद भी सामाजिक जीवन में जापान के सम्राट के प्रति एक बहुत विशेष और गहरी निष्ठा और आस्था जो है वो जापान की जनता की जुड़ी हुई है। और इस अर्थ में यदि हम देखें, जैसा कि हमने पूर्व में देखा था, कोकुताई सिद्धांत के आधार पर जो पितृभाव है राजा के प्रति वो आज भी जापान की जनता में देखा जाता है। पिता तुल्य सम्मान और पिता तुल्य निष्ठा जो है वो ब्रिटिश राजा प्रजा के प्रति रखता है और पिता के सम्मान का, श्रद्धा का, विश्वास का एक मुख्य स्रोत जो है रक्त संबंध की परंपरा के आधार पर ब्रिटिश जापानी समाज जो है वो जापान के सम्राट के साथ अनुभव करता है। तो शासन के क्षेत्र में
सम्राट का सिद्धांत और व्यवहार यदि हम देखें तो दोनों ही दृष्टियों से जापानी सम्राट नाम मात्र का शासनाध्यक्ष है, किंतु सामाजिक क्षेत्र में सम्राट के सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्थिति और शक्ति में पर्याप्त अंतर है। अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहना उचित होगा कि शासन के क्षेत्र में सम्राट सिद्धांत और व्यवहार दोनों दृष्टियों से नाम मात्र का शासन अध्यक्ष है, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों में जो अंतर है, उस अंतर से ये स्पष्ट होता है कि जापान का सम्राट आज भी जापानी जनता के लिए सम्मान और विश्वास का एक परम स्रोत है। यद्यपि संविधान ने अपने कानून द्वारा सम्राट के दैवीय स्वरूप का अंत कर दिया और सिद्धांत रूप में सम्राट का मानवीयकरण भी कर दिया है, लेकिन व्यवहार में इससे सामाजिक स्तर पर सम्राट के नैतिक बल में कमी आने के स्थान पर उसमें और अधिक वृद्धि हुई है। राजनीतिक रूप में या संवैधानिक रूप में सम्राट के दैवीय स्वरूप का खंडन करने के उपरांत भी मानवीयकृत रूप उसका निर्धारित कर दिए जाने के बाद भी सामाजिक रूप में यदि देखा जाए तो सम्राट के नैतिक बल में कमी आने के स्थान पर और ज़्यादा वृद्धि हुई है, क्योंकि वो राजनीति से ऊपर हो गया। सम्राट जो है जापान में इस राजनीतिक रूप में उसको जो दैवीय अवतरण की अवधारणा से अलग किया गया, इस अवधारणा के बावजूद भी सामाजिक रूप में राजा को जो सम्मान और श्रद्धा जापान की जनता प्रदान करती है, वो उनकी निष्ठा का एक परम केंद्र बनता है। इस आधार पर राजा जो है वो, क्योंकि राजनीतिक रूप में उसको एक तरह से स्वतंत्र कर दिया, फ्री कर दिया, इसलिए वो राजनीति से ऊपर हो गया। अब वो वास्तव में उसी पितृतुल्य भाव की तुष्टि जापान के सामाजिक परिवेश में करता है और इस विशुद्ध रूप में जापान अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो मूल्य हैं जापान की जो संस्कृति और गौरव है, उसके साथ ही राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत प्रतीक जापान के सम्राट को माना जाता है। तो राजनीतिक रूप में जरूर राजा का एक प्रकार से या संवैधानिक रूप में राजा को जरूर दैवीय अवतरण की अवधारणा से परे किया गया, लेकिन वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो सामाजिक संदर्भ में जापान की संस्कृति और मूल्यों को सुरक्षित रखने के क्रम में जापान में जो परंपराएं और उसका जो पितृ भावना का जो वास्तविक मूल्य है, उसके केंद्र के रूप में जापान की राष्ट्रीय एकता का एक बहुत सजीव और जीता जागता प्रतीक जापान के सम्राट को माना जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष के रूप में या संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में जापान का सम्राट संसदीय व्यवस्था में निर्धारित दोहरी कार्यपालिका में नाम मात्र की कार्यपालिका की भूमिका में सुनिश्चित किया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जापान के सम्राट की भूमिका सिर्फ उस नाम मात्र की कार्यपालिका की परिधि तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अगाध भावनात्मक लगाव, पितृतुल्य सिद्धांत जो कोकुताई सिद्धांत कहलाता है, उसके आधार पर जापान की जनता की आस्था, विश्वास और सम्मान का एक जीवंत प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद।